दिष्ट धारा जनित्र। आज का टॉपिक है दिष्ट धारा जनित्र। इसको अंग्रेजी में डीसी जनरेटर कहते हैं। इसका परिचय के बारे में जानें तो इसमें परिचय में क्या कहते हैं इसको, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है दिष्ट धारा जनित्र कहला। इसका सिद्धांत में हम क्या कह सकते हैं, इसके सिद्धांत डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है वो फेराडे नामक वैज्ञानिक होते हैं, उनके फेराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इस प्रकार से गतिमान कराया जाए कि वह चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करे तो उस चालक में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। एन और एस ये चुंबकीय क्षेत्र होते हैं और चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ जा रही हैं, जो तीर के रास्ते से दिखाई गई हैं। इसमें ए बी सी डी एक चालक का लूप दिखाया गया है। ये चालक को हम किसी प्राइम मूवर घूमने के तरीके से हम इसको अगर घुमाते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगी और फलस्वरूप इस चालक में डीसी विद्युत धारा अर्थात प्लस और माइनस जो डीसी विद्युत धारा है वो उत्पन्न हो जाएगी। जनरेटर के डीसी जनरेटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो भाग है जो आपको बाहर से दिखता है, योक को हम बॉडी भी कह सकते हैं। जो योक होती है, जो बाहरी भाग होता है, ये काय का बना होता है, ज़्यादातर कास्ट आयरन का और कास्ट स्टील की कास्ट बॉडी या योक को हम चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं। देखो इस प्रकार से जो बाहर का जो दिखता है आपको फ्रेम, जिसमें सारी चीज़ें असेंबल अंदर रहती हैं, बाहरी पुर्जों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये कहलाता है योक। दूसरा जो भाग है वो है फील्ड पोल। दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं अपन फील्ड पोल। ये जो फील्ड पोल हैं वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से जो 0.5 mm की मोटाई की होती है उनसे निर्मित किया जाता है। और ये पोल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला पोल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला पोल है सुसहित लैमिनेटेड पोल और दूसरा जो पोल है वो है तुम्हारा मोल्डेड पोल। कौन से? मोल्डेड पोल। दो प्रकार के पोल यूज किए जाते हैं, एक तो सुसहित लैमिनेटेड पोल और दूसरा है मोल्डेड पोल। यह चित्र में सुसहित लैमिनेटेड पोल दिखाया गया है और ये दूसरे प्रकार का पोल है। इस पोल का नाम है मोल्डेड पोल। ये पोल होते हैं जब मोटर का पूरा बॉडी बनती है उसी के साथ मोल्ड कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर छोटी मोटरों में इस प्रकार के पोल यूज होते हैं और जो सुसहित पोल हैं वो बड़ी मोटरों में प्रयोग किए जाते हैं और अलग से नट बोल्ट के द्वारा फिट। इसके बाद जो तीसरा भाग है वो है तुम्हारा आर्मेचर, जो मुख्य भाग कहलाता है आर्मेचर। ये जो आर्मेचर है वो भी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलकर के तैयार किया जाता है और इसमें खांचे कटे होते हैं जिसमें अपन बाइंडिंग करते हैं कोयलों की, और कोयलों के कनेक्शन बाइंडिंग करने के बाद स्टील की पत्तियों को इकट्ठा करके बनाया जाता है और इन पर वार्निश की जाती है। ये जो आर्मेचर हैं वो मुख्य तौर पर जो विद्युत वाहक बल जो डीसी विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो इसी आर्मेचर में ही उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं आर्मेचर किस प्रकार की आकृति का होता है। देखिए चित्र में एक आर्मेचर को दिखाया गया है। ये पूरी संरचना आर्मेचर की कहलाती है। इसमें ये शाफ्ट डली हुई है, इसके पीछे इस साइड में एक फैन लगा रहता है कूलिंग करने के लिए जनरेटर को, और ये स्लॉट सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के बने हुए हैं। इनमें इंसुलेशन पेपर लगा करके कोयलों की बाइंडिंग की जाती है और बाइंडिंग के जो संयोजन होते हैं वो कम्यूटेटर कॉपर की पत्तियों का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर की पत्तियों का, और इस पर आकर के जो कॉयल के कनेक्शन होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं यहाँ करके, और इसी पर कार्बन के जो ब्रश लगे होते हैं वो संयोजित करके रगड़ करके चलते हैं और विद्युत वाहक बल को अपन बाहरी जो अपना लोड है उससे जोड़ते हैं। आर्मेचर में जो बाइंडिंग की जाती है वो दो प्रकार की होती है। पहली बाइंडिंग होती है तुम्हारी लैप बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? लैप बाइंडिंग यानी वह बाइंडिंग जिस बाइंडिंग में कॉयल के जो संयोजन के सिरे होते हैं वो एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं
वो लैप बाइंडिंग कहलाती है। लैप बाइंडिंग के आगे दो भाग होते हैं। पहला भाग है सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग। भाग का नाम क्या है? बाइंडिंग का पहला प्रकार कौन सा है? सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग। और दूसरी वाली जो बाइंडिंग है उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग। मल्टीप्लेक्स लैप जो बाइंडिंग है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है तुम्हारा मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग को 3 भागों में बांट दिया, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स। डुप्लेक्स बाइंडिंग में वाई सी माने कॉइल पिच का मान 2 होता है। वाई सी किसको बोलते हैं? कम्यूटेटर पिच को। वाई सी का मतलब क्या है? कम्यूटेटर पिच, इसका मान 2 होता है। ट्रिप्लेक्स में कॉइल पिच का जो मान होता है वो 3 होता है। और क्वाड्रप्लेक्स में जो पिच का मान है वो 3 कम्यूटेटर सेगमेंट या कॉइल पिच में रखा जाता है। लैप बाइंडिंग की कुछ शर्तें होती हैं, इनको हम देखते हैं। बैक पिच, इसमें नंबर 1 है बैक पिच। बैक पिच को अपन बाई वी से व्यक्त करते हैं। और बाई वी माने बैक पिच क्या के बराबर होती है? Z/P। जेड जहाँ चालक होते हैं, P पोलों की संख्या होती है। जेड चालक, P पोलों की संख्या। दूसरा है औसत पिच, इसको अपन एवरेज पिच भी कहते हैं और ये बाई वी के द्वारा व्यक्त की जाती है। और बाई वी बराबर वाई एफ, बाई वी बैक पिच प्लस वाई एफ फ्रंट पिच बटे 2। तीसरी जो कंडीशन है लैप बाइंडिंग के लिए वो है फ्रंट पिच वाई एफ, ये बैक पिच प्लस माइनस 2, 2 ज़्यादा कम और ज़्यादा हो सकती है, प्लस में भी ले सकते हैं, कम में भी ले सकते हैं। कम्यूटेटर पिच, इसको अपन वाई सी से व्यक्त करते हैं। और अल्फ़ा बटे पी, जहाँ अल्फ़ा का मान मतलब होता है अगर सिंप्लेक्स बाइंडिंग होगी तो अल्फ़ा बराबर 1 होगा, और डुप्लेक्स होगी तो 2 होगा अल्फ़ा का मान, ट्रिप्लेक्स होगी तो 3 और क्वाड्रप्लेक्स होगी तो 4 भी रखा जाता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए वेव बाइंडिंग की कुछ शर्तें होती हैं जिसमें औसत पिच, एवरेज पिच है वो वाई ए बराबर वाई बी प्लस वाई एफ होगी। एवरेज पिच वेव बाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों को जोड़ करके एवरेज निकाल दिया जाता है। या वाई ए एवरेज पिच किसके बराबर होगी? कंडक्टर जेड प्लस माइनस 2A 2 अल्फ़ा, जो सिंप्लेक्स डुप्लेक्स के लिए 1 2 3 आएगा बटे पी। कम्यूटेटर पिच और जो कम्यूटेटर पिच किसके बराबर होगी? एवरेज पिच के बराबर होगी। वाई सी कम्यूटेटर पिच एवरेज पिच के बराबर होगी। और परिणामी पिच है जो वाई आर से व्यक्त की जाती है, रिजल्टेंट पिच, वो वाई वी बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों के योग के बराबर होगी। समांतर पथों की संख्या वेव बाइंडिंग में निकालेंगे तो ए बराबर 2A 2 अल्फ़ा, ये समांतर पथों की संख्या निकालने के लिए वो है तुम्हारा कम्यूटेटर। डीसी जनरेटर का अगला जो भाग है यह मुख्य भाग है जिसको बोलते हैं, जिससे अपन विद्युत वाहक बाहर प्राप्त करते हैं, कोयलों के संयोजन किए जाते हैं, वो कहलाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का चित्र दिखा रहे हैं हम आपको। ये जो कम्यूटेटर है वो वृत्ताकार होता है और कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर की पत्तियों को मिलकर के बनाया जाता है। ये कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर की पत्ती बना है। और ये कम्यूटेटर राइजर यहाँ आकर के जो कॉइल के कनेक्शन होते हैं वो एक एक अलग अलग करके सोल्डरिंग क्रिया के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इनको बोलते हैं अपन सेगमेंट। और प्रत्येक सेगमेंट एक दूसरे से अब्रक के द्वारा इंसुलेटेड रहता है। और ये पूरी असेंबली दिखाई गई है जिसमें एंड कैप लगा हुआ है। और ये शाफ्ट के साथ ही, शाफ्ट के आधार पर ही ये कसा रहता है। और शाफ्ट से इसकी अचालक बनाने के लिए ये अचालक पदार्थ भर दिया जाता है और शाफ्ट के साथ ही घूमता है। और जैसे जैसे आर्मेचर घूमेगा उसी के साथ ये घूमेगा। और इसी पर अपने कम्यूटेटर पर ही कार्बन के ब्रश संयुक्त किए जाते हैं। जो कोयलों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो यहाँ आता है कम्यूटेटर के सेगमेंट पे, और सेगमेंट के द्वारा ब्रशों के संयोजन से, घर्षण से बाहर लोड के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। अगला जो भाग है उसका नाम है ब्रश। अगला जो भाग है वो है तुम्हारा ब्रश तथा ब्रश होल्डर। कम्यूटेटर पर जो ब्रश लगे रहते हैं वो ब्रश होल्डर में लगे रहते हैं। और होल्डर उसके शाफ्ट के साइड में जो कवर होता है उसके साथ मैकेनिज्म तौर पर लगा रहता है, फिट रहता है। और आइए देखते हैं हम ब्रश होल्डर और ब्रश किस प्रकार से चित्र के द्वारा समझेंगे किस प्रकार से संयुक्त रहते हैं। देखिए इस चित्र में दिख रहा है कि ये जो ब्रश पूरा चित्र दिखाया गया है ब्रश होल्डर का है।
और ये स्प्रिंग टेंशन के द्वारा ये इसके अंदर जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ये ब्रश लगा हुआ है, ये पूरा होल्डर है और ये ब्रश नीचे निकलता है और स्प्रिंग के उचित दबाव के साथ लगा रहता है। ये पूरी असेंबली तुम्हारी ब्रश होल्डर और ब्रश की दिखाई गई है। ये लीवर दिया गया है टेंशन करने के लिए, क्योंकि ब्रश धीरे धीरे घिसते हैं तो उसका टेंशन कम हो जाता है तो स्पार्किंग ज़्यादा होने लगती है। इस कारण से हम इसको टेंशन को बढ़ा सकते हैं। ये पूरी संरचना जो चित्र आप देख रहे हैं वो कार्बन ब्रश और होल्डर का है। ये कार्बन के ब्रश लगे और ये पूरी संरचना उसकी होल्डर की है। ये देखो नट दिया है, ये साइड की जो प्लेट होती है कवर की, उस साइड में ये रॉकर प्लेट बोलते हैं, उस पर इसको कस दिया जाता है। कार्बन ब्रश के कार्य निम्नवत हैं। ब्रश कार्बन के बने होते हैं और कार्बन के ही प्रयोग करने के पीछे निम्न कारण हैं, निम्न इसके उपयोग हैं, रीजन हैं, उनको अपन बता रहे हैं। नंबर 1, कार्बन एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वयं घिस जाएगा पर कम्यूटेटर को ख़राब नहीं होने देगा। नंबर 2, इसका दूसरा लाभ क्या है, उपयोग रीजन क्या है कार्बन के प्रयोग करने का, अधिक तापमान पर भी कार्बन उपयुक्त तरीके से कार्य करता है और कम्यूटेटर को ख़राब नहीं होने देता है। कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए सरलता से सहन कर सकता है। तीसरा इसका जो उपयोग है वो है इसे सरलता से आवश्यक आकृति में, क्योंकि कार्बन को किसी भी आकृति में आप डाल सकते हो। कार्बन का प्रयोग करने का अगला जो कार्बन की जो विद्युत धारा वहन क्षमता है वो 4 से लेकर के 6 एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, जो उपयुक्त होती है। और अगला है वो कार्बन एक नरम पदार्थ होने के कारण स्वयं घिस जाता है और कम्यूटेटर को घिसने नहीं देता, खराब नहीं होने देता। अगला भाग ब्रश लीड भी होती है। क्या होती है, ब्रश लीड होती है, रॉकर प्लेट होती है। अगले भागों में क्या है, रॉकर प्लेट होती है, एंड कवर होता है, बियरिंग होती है, शाफ्ट होती है, शाफ्ट पर पुली भी लगी होती है, कूलिंग फैन लगा होता है, कूलिंग फैन होता है, बेड प्लेट होती है। ब्रश लीड ये कार्बन के उसमें कनेक्शन के लिए लूज वाली एक कनेक्शन के लिए लीड लगी होती है जिससे बाहर साइन लिया जाता है। रॉकर प्लेट ये भाग होता है। रॉकर प्लेट का कार्य क्या होता है, ये छल्ले के आकार की होती है और इसी में तुम्हारा जो ब्रश होल्डर है वो फंसा दिया जाता है। एंड कवर, जनत्र के दोनों साइड से जो बॉडी में कवर लगे होते हैं वो एंड कवर कहलाते हैं। एंड कवर बियरिंग, मोटर को फ्रीली घुमाने के लिए, जनरेटर को फ्रीली घुमाने के लिए दोनों साइड में 2 बेरिंग लगी होती हैं जो शाफ्ट पर उपयुक्त तौर पर लगी रहती हैं और शाफ्ट पर ही तुम्हारी पुली लगी रहती है। उसी शाफ्ट पर बैक साइड में कूलिंग फैन लगा रहता है जो जनरेटर को ठंडा करता है। बेड प्लेट या बेड शीट, जो जनरेटर का नीचे फाउंडेशन जिस पर नट बोल्ट लगाए जाते हैं वो बेड शीट या फाउंडेशन कहलाता है। टर्मिनल बॉक्स, जिसमें आकर के कनेक्शनों के लिए अलग अलग टर्मिनल्स लगे रहते हैं, वो टर्मिनल बॉक्स कहलाता है। और आई बोल्ट, इसके बाद अगला जो भाग है वो है तुम्हारा आई बोल्ट। आई बोल्ट मोटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक बोल्ट लगा रहता है, जिसको अपन आई बोल्ट कहते हैं। इन सभी भागों को अपन चित्र में देखेंगे। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, इसमें देखो ये बेरिंग लगी हुई है, बेरिंग के लिए कवर लगे हुए हैं, ये कूलिंग के लिए पंखा लगा हुआ है, ये आर्मेचर हो गया तुम्हारा, ये ब्रश हो गए दोनों साइड में, और ये तुम्हारा आर्मेचर की वाइंडिंग हो गई। यहाँ आर्मेचर में स्लॉटों में इंसुलेशन करके वाइंडिंग कर दिया। ये कम्यूटेटर हो गया। ये कम्यूटेटर, ये शाफ्ट, पूरी शाफ्ट आधार होता है जिस पर सारी चीज़ें असेंबल होती हैं। और जिस प्रकार से इधर फ्रंट बैक बेरिंग है, इधर फ्रंट बेरिंग है, इसको फ्रंट बोलेंगे। इसको जहाँ से विद्युत वाहक प्राप्त हो रहा है, ब्रश लगे हुए वो फ्रंट साइड कहलाती है। बेरिंग को कवर करने के लिए बेरिंग के कपलिंग है और उसके बेरिंग के ढक्कन है। इसके बाद देखेंगे डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण। डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण, जिसको अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं,
करते हैं ई उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल ई जो कि वोल्ट में आता है। ये सारा विद्युत वाहक बल समीकरण, ये इसकी इकाई क्या होती है विद्युत वाहक बल की? वोल्ट होती है। फाई जेड ई बराबर फाई जेड एन बटे 60 गुणा पी बटे, या दूसरी तरह से कह सकते हैं फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा ए। यहाँ फाई फ्लक्स हो गया वेबर प्रति वर्ग मीटर में, जेड चालकों की संख्या, एन क्या है? नंबर ऑफ स्पीड, कितने आरपीएम पर वो घूम रहा है, पी पोलों की संख्या, 60 इंटू ए समांतर पथों की संख्या, फाई जेड एन पी 60 गुणा ए। इसमें जहाँ ए है, ए समांतर पथों की संख्या किसके द्वारा किस प्रकार से ली जाती है? अगर लैप बाइंडिंग है तो ए बराबर पी आएगी, पोलों की संख्या के बराबर होंगे समांतर रास्ते। अगर वेव बाइंडिंग है तो ए बराबर हमेशा 2 रहेगी। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि कोई अल्टरनेटर है, जनरेटर है, डीसी जनरेटर है जिसमें पोलों की संख्या 8 है। अगर वो लैप बाउंड है तो ए लैप बाउंड है, इसलिए ए बराबर पी अर्थात 8 ही होंगे। 5 फ्लक्स 15 मिली वेबर है, 15 मिली वेबर है तो अपन आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 15 मिली 10 की पावर -3 माने 1000 का भाग लग गया तो वेबर में बदल गया, मिली को वेबर में बदल दिया। एन आर में जनरेटर कितनी आरपीएम पे घूम रहा है? 500 आरपीएम पे घूम रहा है और उसमें चालकों की संख्या कितनी है? 800। और इसका हमको विद्युत वाहक बल निकालना है कि जनरेटर कितनी वोल्टेज उत्पन्न करेगा, तो हम इस सूत्र को लगाएंगे। उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल जनरेटर में सूत्र क्या हो जाएगा? फार्मूला ई बराबर फाई जेड एन पी 60 गुणा ए। इस फार्मूले में हम रखते हैं 5 फ्लक्स 15 गुणा 10 की पावर -3 रखेंगे। जेड चालकों की संख्या कितनी है? स्पीड चालकों की संख्या 800 हो गई, आरपीएम कितनी हो गई? 500 हो गई, पी पोलों की संख्या 8 हो गई बटे 60 गुणा ए समांतर पथों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और इस प्रकार से अपना जो विद्युत वाहक बल है वो 100 वोल्टेज उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से अन्य सवालों में भी, न्यूमेरिकल सवाल में अपन ये देखते हैं कि इसमें जो कितनी राशियाँ दी हैं, फाई जेड एन पी 60, माने इनमें से कोई भी एक राशि अगर नहीं दी है तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। अगर विद्युत वाहक बल दिया है, अगर पी नहीं दिया तो पी निकाल लेंगे, पोलों की संख्या, समांतर पथों की संख्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, जेड निकाल सकते हैं। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। डीसी जनरेटर को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला है आपका प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर कितने भागों में बांट दिया गया है? पहले दिखाया गया है प्राइम मूवर के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में, जिसमें पहला है तुम्हारा जल टरबाइन, दूसरा है तुम्हारा वाष्प टरबाइन, तीसरा है आपका डीजल टरबाइन। जल टरबाइन जल के द्वारा उत्पन्न कर रहा है, वाष्प टरबाइन भाप के द्वारा पानी की भाप बना करके, डीजल टरबाइन डीजल इंजन के द्वारा जो बिजली पैदा कर रहा है डीसी जनरेटर। तो प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार से इसको विभक्त कर दिए। दूसरा है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर उत्तेजना प्रणाली के आधार पर ये जनरेटर होते हैं, वो 2 प्रकार के हैं। पहला है तुम्हारा पृथक उत्तेजित। कौन सा उत्तेजित? पृथक उत्तेजित जनरेटर। और दूसरा है आपका स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित का मतलब ये है कि इसमें जो डीसी सप्लाई जो फील्ड पोलों को एक्साइट करने का जो तरीका है वो अलग से दिया जाएगा, तो पृथक उत्तेजित हो गया। स्व उत्तेजित में जो जनरेटर होते हैं उसमें फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए उसी के अंदर से जो विद्युत सप्लाई दी जाती है, डीसी विद्युत जो उत्पन्न हो रही है वही पुनः दे दी जाती है, वो होते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर। स्व उत्तेजित जनरेटरों को आगे 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया? 3 में, जिसमें पहला है सीरीज, दूसरा है शंट और तीसरा है कंपाउंड जनरेटर। तो उससे उत्तेजित जनरेटरों को 3 भागों में बांट दिया, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर को आगे 2 भागों में बांट दिया। पहला है कुमुलेटिव जनरेटर और दूसरा है तुम्हारा डिफरेंशियल। कौन सा है? डिफरेंशियल
डिफरेंशियल जनरेटर। आइए एक बार चित्र के द्वारा समझते हैं स्व पृथक उत्तेजित जो जनरेटर है वो किस प्रकार से कार्य करता है। इसमें जो डीसी सप्लाई दी जाती है वो अलग से किसी बाहरी स्रोत से दी गई है डीसी सप्लाई, और एक रेजिस्टर लगा हुआ है जो करंट को कम ज़्यादा करता है। और जो आर्मेचर होता है वो बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि यहाँ फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई दी गई है वो जनरेटर में उत्पन्न होने वाली सप्लाई से पृथक है, इसलिए इस जनरेटर को कहते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर, या कह सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। इसमें देखिए स्व उत्तेजित का चित्र दिखाया गया है जिसमें जो डीसी सप्लाई जो जनरेटर में उत्पन्न हो रही है उसी को रिसाइकिल करके इसकी फील्ड वाइंडिंग में दिया जाता है और उसी से विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इन जनरेटरों को कहते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर। यहाँ बाहर से फील्ड पोल बनाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए बाहर से डीसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, जो जनरेटर में पैदा हो रही है उसी को इसमें रिवर्स करके पुनः दे दिया जाता है। ये देखिए सीरीज जनरेटर में क्या है कि ये आर्मेचर हो गया, ये A1 A2 इसके दो संयोजन सिरे हो गए जो ब्रश पे लगे हुए हैं, ब्रश से आए हुए हैं। दूसरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की होती है और कम प्रतिरोध वाली होती है। और तीसरी चीज़ क्या है, लोड। ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं, इसलिए इन जनरेटरों को सीरीज जनरेटर कहते हैं। और इसकी विशेषता, इसमें जो लोड धारा होती है वो सभी में एक समान होती है। शंट जनरेटर, इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ी रहती है, इसलिए इस जनरेटर का नाम है शंट जनरेटर। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तार की होती है और अधिक टर्नों की होती है और डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज उत्पन्न हो रही है उसके समांतर क्रम में लगी रहती है। इसकी विशेषता में शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और लोड तीनों एक दूसरे के समांतर है। आर्मेचर धारा निकालने के लिए, इसमें IA निकालने के लिए क्या करेंगे, लोड धारा और शंट फील्ड धारा दोनों को जोड़ दिया जाएगा, माने IA बराबर IL प्लस ISH। टोटल विद्युत वाहक बल जो टर्मिनल वोल्टेज निकालना है उसको निकालने के लिए EA माने उत्पन्न होने वाला आर्मेचर में विद्युत वाहक बल और आर्मेचर में ड्रॉप दोनों को जोड़ने के बाद टर्मिनल वोल्टेज निकल